चलें, आज एक ऐसे मौजू की बात करते हैं जिस पर आम तौर पर बात नहीं की जाती, लेकिन वो हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है, यानी स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन, या जिसे हम असर व रसूख का फन भी कह सकते हैं। दरअसल ये एक ऐसी खामोश ताकत है जो हमारे प्रोफेशनल और ज़ाती दोनों तरह के रिश्तों को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। हो सकता है ये बात थोड़ी चौंका देने वाली लगे, लेकिन सच तो यही है। प्रोफेशनल दुनिया में जहां हर कोई आगे बढ़ने की दौड़ में लगा है, वहां असर और रसूख का इस्तेमाल सिर्फ आम नहीं, बल्कि अक्सर इसे कामयाबी के लिए ज़रूरी समझा जाता है। तो चलें सबसे पहले इसी खामोश हकीकत को ज़रा गहराई से देखते हैं। कॉरपोरेट दुनिया जहां बड़े बड़े ख्वाब और अज़ाइम होते हैं, वहां ये मैनिपुलेशन कैसे एक लाजमी हिस्सा बन जाती है। और इसी मुकाबले की फ़ज़ा में होता ये है कि सिर्फ मेहनत से बात नहीं बनती। आगे बढ़ने के लिए दूसरों पर असरअंदाज होना एक ज़रूरी हिकमत अमली बन जाती है, भले ही इसे कोई मैनिपुलेशन का नाम दे। असल मसला तो यहीं से शुरू होता है। जब ज़ाती दोस्ती और प्रोफेशनल मुकाबला आपस में टकराते हैं ना, तो सपोर्ट और मुकाबले के बीच की लकीर धुंधला जाती है। ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कब एक दोस्त एक हरीफ में बदल गया है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। जब कोई मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट करता है, तो क्या वो भी असर और रसूख का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता? हकीकत तो ये है कि मोटिवेशन मैनिपुलेशन की एक बहुत ही नफीस और सोसाइटी में काबिल कबूल शक्ल हो सकती है। अच्छा, तो दफ्तर की दुनिया से निकलकर आप ज़रा अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये उसूल वहाँ कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये खेल सिर्फ दफ्तर तक महदूद नहीं है। ये इस बात का बेहतरीन सबूत है कि असर और रसूख एक कुदरती इंसानी रवैया है। हम पैदा होते ही अपनी ज़रूरतें पूरी करवाने के लिए दूसरों को मुतासिर करना सीख लेते हैं। यानी एक बच्चे का रोना एक तरह से उसकी पहली और सबसे बुनियादी चाल होती है। और यही पैटर्न, यही तरीका फिर पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलता है। ये हमें ख़ानदान में, दोस्तों के दरमियान और ख़ास तौर पर रोमानवी रिश्तों में बहुत गहरे और पेचीदा तरीक़ों से नज़र आता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। हर मैनिपुलेशन बुरी नहीं होती। एक ग्रे एरिया होता है जहाँ किसी काम के पीछे की नीयत और उसका नतीजा ये तय करता है कि वो काम अच्छा था या बुरा। इसकी एक मिसाल लेते हैं। जब वालिदैन किसी इनाम का वादा करके बच्चे से कोई काम करवाते हैं, तो हम उसे अच्छी तरबियत कहते हैं। लेकिन सोचें, अगर यही तरीका किसी रोमानवी रिश्ते में इस्तेमाल हो, तो उसे जज्बाती दबाव या ब्लैकमेलिंग भी कहा जा सकता है। सारा खेल नीयत का है। तो अब जब ये बात साफ हो गई है कि मैनिपुलेशन हर जगह है, तो सवाल ये है कि इसके फायदे क्या हैं? इसे एक ताकतवर औजार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये तशबीह शायद थोड़ी सख्त लगे, लेकिन बात बिल्कुल साफ करती है। यानी अखलाकी तौर पर ये सही हो या गलत, लेकिन स्ट्रेटेजिक असर और रसूख कितना मौसर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये नताइज हासिल करने का एक बहुत सीधा रास्ता है। तो इस हुनर में महारत हासिल करने के ना बुनियादी तौर पर 3 बड़े फ़ायदे हैं। एक, अपने मकासद हासिल करना, दूसरा, दूसरों की मदद करना, और तीसरा, खुद को दूसरों के असर से बचाना। चलें पहले फ़ायदे की बात करते हैं। दफ्तर में सिर्फ काबिल होना या मेहनत करना काफ़ी नहीं होता। ये भी यकीनी बनाना पड़ता है कि जब प्रमोशन का मौका आए, तो फैसला करने वालों के जहन में सबसे पहला नाम किसका आता है, और ये स्ट्रेटेजिक असर व रसूख के बगैर तकरीबन नामुमकिन है। अब आते हैं दूसरे फ़ायदे पर, जो इसका एक बहुत ही मुस्बत पहलू सामने लाता है। इसी हुनर को इस्तेमाल करके किसी दोस्त को सिगरेट छोड़ने पर राजी किया जा सकता है, या किसी अच्छे समाजी काम के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। यहाँ मकसद ज़ाती फायदे से कहीं बड़ा है। और तीसरा फायदा है अपनी हिफाजत, जो कि सीधा सीधा इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। जब कोई इंसान दूसरों के इरादों और उनकी हिकमत अमलियों को समझने लगता है, तो वो खुद को उनकी मैनिपुलेशन से बचा सकता है। ये सलाहियत असल में खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचने से आती है। तो अब हम आते हैं इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम हिस्से की तरफ, कि हम इस गैर शऊरी यानी सबकॉन्शियस अमल को एक शऊरी यानी कॉन्शियस हिकमत अमली में कैसे बदल सकते हैं। देखें, सबसे अहम बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग ये काम पहले से ही कर रहे हैं, बस लाशऊरी तौर पर।
اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم اس عمل کو سمجھیں اور اسے جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت استعمال کرنا سیکھیں۔ اور اس ہنر کو سیکھنے کا پہلا قدم ہے خود کو جاننا، اپنے اندر جھانکنا، اپنے ہی فیصلوں کا غیر جانبداری سے تجزیہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہمارے کاموں کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ تو میں اس گفتگو کا اختتام اسی ایک سوال پر کروں گا۔ اپنے کاموں پر، اپنے فیصلوں پر غور کریں۔ کیا وہ صرف منطق پر مبنی ہے یا ان کے پیچھے اثر و رسوخ کا کوئی لاشعوری عنصر بھی شامل ہے؟ اس سچائی کو سمجھنا ہی اس فن میں مہارت حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔